नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिस्ट्री ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट 381 है। आइए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 381, ठीक है दोस्तों। मैं बता दूं कि हर एक प्रैक्टिस सेट में हमारे में 15 सवाल आएंगे, ठीक है। काउंट करें और उस सवाल में लगभग आपको 60 से 70 सवाल मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक लाइन का सवाल हो, तो 60 से 70 सवाल आपको डेली मिलेंगे। हर एक सवाल में इतना बेहतरीन फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा उद्देश्य आपकी बार नेट जार पार, ठीक है। तो पहला सवाल आपके सामने, और देखो हम आपको एक सवाल में 40 सेकंड या 30 सेकंड या 50 सेकंड देते हैं, ठीक है। सवालों के लेवल के ऊपर बात है, कैसा लेवल है। तो देखो पहला सवाल को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को देखकर असत्य कथन, ठीक है, असत्य का चुनाव कीजिए, ठीक है। असत्य कथन का चुनाव कीजिए, असत्य कथन का चुनाव कीजिए, ठीक है। सवाल ये है, तो देखो पहला ऑप्शन है रमई पंडित, ठीक है। एक रमई पंडित के द्वारा शून्य पुराण की रचना की गई, बिल्कुल ठीक है। रमई पंडित, देखो अगर आपके एग्जाम में आए शून्य पुराण की रचना किसने की, तो रमई पंडित ने की, ठीक है। रमई पंडित। ये बहुत सारे सवाल आपके लिए ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो रमई पंडित ने शून्य पुराण की रचना की। दूसरा, रविशेण के द्वारा पद्म पुराण की रचना की गई। दोस्तों रविशेण है, ये हरिशेण नहीं है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति वाले नहीं है ये। तो रविशेण ने पद्म पुराण की रचना की, बिल्कुल ठीक है। नोट डाउन करते रहना, बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे आपको, फैक्ट भी मिलेंगे आपको बहुत सारे, ठीक है। ठीक है। तीसरा है गुणभद्र, ठीक है। गुणभद्र के द्वारा दक्षिण पुराण की रचना की गई। ये गलत है, क्योंकि गुणभद्र ने उत्तर पुराण की, ठीक है। गुणभद्र ने उत्तर पुराण की रचना की, याद रखना, उत्तर पुराण की, ठीक है। तो गुणभद्र के द्वारा उत्तर पुराण की रचना की गई। पुण्य के द्वारा शांति पुराण की रचना की गई, बिल्कुल ठीक है। तो भाई जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी, जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो जो गलत है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है उपनिवेशवाद, ठीक है। आप जानते होंगे कि कोई देश अगर दूसरे देश से कच्चा माल प्राप्त करे तो उस देश को बोलते हैं उपनिवेशिक देश, ठीक है। और ये जो व्यवस्था है इसको बोलते हैं औपनिवेशवाद, ठीक है। देखो उपनिवेशवाद, जब इंग्लैंड हमारे देश से कच्चा माल ले जाकर अपने यहाँ पका रहा था उस माल को, यानी कि कच्चा रुई ले जाकर अपने यहाँ मशीनों पर
कपड़ा बना रहा हो और उसी कपड़े को हमारे देश में बेच रहा हो, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद का जो समय था, जब अंग्रेजी के लोगों का जमाना था, तो उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचकों, यानी कि जब उपनिवेशवाद चल रहा था, और देखो किसी बात की आलोचना भी होती है, समर्थन भी होता है। तो उपनिवेशवाद जो इंग्लैंड ने चलाया हुआ था पूरी दुनिया में, तो उस बात को, उपनिवेशवाद को किसी इतिहासकारों ने, कई इतिहासकारों ने आलोचना भी की। ठीक है, तो होम चार्ज, यानी कि होम चार्ज एक ऐसा शब्द था, ठीक है, होम चार्जेस, ये कई बार आ चुका एग्जाम में, होम चार्जेस, कि भाई होम चार्जेस क्या है, नेट के एग्जाम में आ चुका है कई बार। ठीक है, होम चार्जेस क्या है? तो उपनिवेशवाद के दौरान आर्थिक आलोचकों ने होम चार्जेस को भारत से धन निकासी दोस्तों होता है जब दादाभाई नौरोजी ने 1867 में धन निष्क्रमण सिद्धांत दिया था। ठीक है, अपनी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया एक पुस्तक थी, उसमें एक निबंध था जिसका नाम था धन निष्क्रमण का सिद्धांत। तब उन्होंने उसकी व्याख्या की कि भाई ये जो इंग्लैंड है हमारे देश से कच्चा माल ले जा रहा है, ठीक है, और उसी को अपने यहाँ पकाकर, यानी कि कपड़ा जो भी कच्चा माल उसको पकाकर हमारे देश में बेच रहा है, और उसी से जो आमदनी होती है वहीं से कच्चा माल ले रहा है। तो भारत को मिल क्या रहा है? तो कहने का मतलब उनका ये था कि भारत से केवल जो है निर्यात हो रहा है, भारत से पैसा इंग्लैंड जा रहा है, उसके बदले में हमको कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए जो देश है हमारा भारतीय है, जो भारत देश है वो दिन पर दिन कंगाल होता जा रहा है। कहने का मतलब ये था कि देखो, याद करो प्राचीन काल में जब प्लिनी कहता है, जस्टिन कहता है, एरियन कहता है, प्लिनी कहता है कि हमारे देश रोम से लगभग हर साल कितने लाख टन, कितने हजार किलो के करीब जो है सोना चांदी भारत में जाता है, परंतु भारत से कुछ भी बाहर नहीं जाता, केवल उसका वस्तु जाती हैं। और यह जो धन है यह लोगों में या संपदा में भारत में समा जाता है। वो इस बात से दुखी था। ठीक है, तो इसलिए धन निकासी का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया। ठीक है, कई बार जब आ चुका है, तो उन्होंने उसमें एक होम चार्जेस भी था। तो निम्नलिखित में से कौन सा होम चार्जेस का सही वर्णन करता है? ठीक है, आपसे कई बार पूछा गया है, पूछा भी जाएगा, होम चार्जेस क्या है? ठीक है, होम चार्जेस क्या है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज। देखो दोस्तों, भारत सरकार मतलब इंग्लैंड के द्वारा यहाँ पर जो सरकार व्यवस्था करने के लिए बनाई गई थी, जो लोग भेजे गए थे, चाहे भारत सचिव हो चाहे वायसराय हो, उसको मिलाकर भारत सरकार कहा गया है। तो भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज गलत, होम चार्जेस का मतलब ये नहीं था। दूसरा ऑप्शन, भारत में कार्यरत ब्रिटिश नागरिक एवं सेना अधिकारियों का वेतन, ये भी गलत। तीसरा, ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्चे, ये ठीक है। यानी कि दोस्तों, जब धन निष्क्रमण का सिद्धांत जा रहा था, मतलब बताया, तब उन्होंने कहा कि इसमें एक पॉलिसी है होम चार्जेस। इसका मतलब ये है
कि जब भारत से धन जा रहा है तो एक पॉलिसी का नाम है होम चार्जेस, यानी कि जो भारतीय सरकार है उसके जो खर्च है, उसका भी जो वेतन वगैरह है, खर्च वगैरह है, वो भी भारतीयों के पैसों से दी जाएगी। ठीक है, भारतीयों के पैसे से दी जाएगी, यानी कि भारत में जितना भी आमदनी होगी उससे वो दिए जाएंगे, ना कि इंग्लैंड से कोई पैसा भारत आएगा। तो होम चार्जेस का मतलब है ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्चे भी जो है वो उस भारत के धन से दिया जाएगा, इसलिए उसको होम चार्जेस कहा गया है। यानी घरेलू खर्च जो होगा वो भारत के पैसे से दिया जाएगा। चौथा, भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों के लाभ, ये गलत है। तो भाई जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखना आगे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखकर असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति कई बार सवाल ला चुका हूं मैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करता है। ठीक है, जहांगीर का भी करता है और कौशाम्बी अभिलेख अशोक का भी है, ठीक है, उसका भी लग रहा है। इसको हरिसिंह ने निर्मित किया था, लिखा था समुद्रगुप्त की विजयों को। ठीक है, 40 सेकंड मिल रहे हैं आपको कमेंट करने के लिए। आपको 40 सेकंड का समय मिल रहा है कमेंट करने के लिए। तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है, ठीक, कौशाम्बी पे थी पहले। तो इस अभिलेख का सर्वप्रथम पाठन, यानी कि इस पर जो लिख रहा है, ठीक है, उसका सबसे पहला जो लेखन किया, पाठन किया, उसको पढ़ा, वो 1834 में कैप्टन ए ट्रायर के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, पहला ठीक है। ठीक है, याद रखना इसका सर्वप्रथम पाठन जिस प्रकार 1837 में अशोक के अभिलेखों को, ठीक है, फिर से अपने पढ़ा था, इसी प्रकार प्रयाग प्रशस्ति को 1834 में कैप्टन ए ट्रायर के द्वारा पढ़ा गया था। दूसरा, इतिहासकार प्लीट या फ्लीट, फ्लीट में ने इस प्रशस्ति को मरणोत्तर अभिलेख कहा है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि इतिहासकार जो फ्लीट है उसने इस प्रशस्ति को बोला है मरणोत्तर, यानी कि मरने के बाद लिखा गया। ठीक है, मरी हुई है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है। प्रशस्ति में ना कोई तिथि दी गई है, बिल्कुल ठीक है, मैंने कल भी सवाल लाया था कि भाई तिथि विहीन है, तिथि विहीन है, तो यहां तक ठीक है। और ना ही समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध, बिल्कुल ठीक है। देखो ना तो उसमें तिथि है और ना ही इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की अश्वमेध, यानी कि अश्वमेध का मतलब है कि भाई वो एक उत्सव के दौरान ना, यज्ञ करने के दौरान एक घोड़े को सजाकर छोड़ता था कि जहां तक भी जाएगा, चारों क्षेत्र में मुनादी वगैरह करा दी जाती थी ताकि सभी राजाओं को पता चल सके कि भाई अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। और उसका मतलब है कि जहां तक वो घोड़ा जाएगा वहां तक उस राजा की राज्य होगा, और जहां पर उसको रोक लेगा कोई राजा तो उसको उससे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का एक युद्ध यज्ञ था, तो अश्वमेध यज्ञ। तो भाई प्रयाग प्रशस्ति में ना कोई तिथि है ना, और ना ही उसमें
समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का जो उल्लेख है वो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मिलता है। ठीक है, केवल सिक्कों पर मिलता है, याद रखना, केवल सिक्कों पर मिलता है। ठीक है, तो तीसरा भी ठीक है। चौथा, हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस प्रशस्ति का जमकर उल्लेख किया है। तो भाई उसने जो है जमकर उल्लेख नहीं किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। ठीक है, उसने, ठीक है, हेनसांग ने नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सुश्रुत संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखकर सही निष्कर्ष का चुनाव कीजिए। ठीक है, सुश्रुत, सुश्रुत आप जानते हैं सभी, चिकित्सा का ग्रंथ है। ठीक है, चिकित्सा संबंधी यानी कि शल्य चिकित्सा, सुश्रुत जो है प्राचीन काल में सुश्रुत एक चिकित्सक हुए जिन्होंने शल्य चिकित्सा के लिए बड़ा अच्छा काम किया। शल्य चिकित्सा, ठीक है, शल्य चिकित्सा के लिए उस पुस्तक में उन्होंने शल्य चिकित्सा के लिए कुछ उपकरणों का बताया। ठीक है, और उसके अलावा रोगों के इलाज के बारे में औषधि भी बताई। ठीक है, तो देखो सुश्रुत संहिता में जो सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है उसमें उसमें देखो कुल 184 अध्याय, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो सुश्रुत संहिता है उसमें 184 अध्याय हैं। ठीक है, 184 अध्याय। दूसरा, 120 रोग के इलाज हैं और 8 तरह की शल्य चिकित्सा बताई गई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 184 अध्याय है, 120 रोग के इलाज हैं और 8 तरह की शल्य चिकित्सा बताई गई है। शल्य चिकित्सा मतलब टाँके वगैरह के, है ना, टाँके वगैरह, इंजरी वगैरह। शल्य चिकित्सा में प्रयोग होने वाले 122 उपकरणों का प्रयोग का उल्लेख है। दोस्तों 122 नहीं, 121 121 उपकरण हैं। यानी कि भाई शल्य चिकित्सा जिन जिन उपकरणों से, यानी कि जो भी कंपोनेंट थे उनसे की जाएगी, जैसे कैंची, प्लास, है ना, जिस तरीके से, तो 121 थे, वो 122 नहीं थे। तो पहला
दोस्तों लाइट चली गई थी, ठीक है। तो देखो, शल्य चिकित्सा में प्रयोग होने वाले 121 उपकरणों का उल्लेख मिलता है, न कि 122 का। तो इस हिसाब से पहला ठीक है, दूसरा ठीक है और तीसरा गलत है। तो इसमें पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स देखियो, देखो जो प्रभावती गुप्ता थी वो सबसे पहले आप जान लें कौन थी। वो चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, ठीक है। उसका विवाह, इसका विवाह बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, ठीक है। रुद्रसेन सेकंड द्वितीय से 380 में हुआ था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यह संस्कृत भाषा, ठीक है, यह संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि पूना ताम्रपत्र जो प्रभावती गुप्ता ने लिखा है वह संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, इसमें गुप्तों की श्रीगुप्त से लेकर चंद्रगुप्त द्वितीय तक की वंशावली दी गई है। तो इसमें जो है श्रीगुप्त नहीं है, इसमें चंद्रगुप्त घटोत्कच में है, ठीक है, श्रीगुप्त नहीं है इसमें। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी गलत है। तीसरा, इसका उत्कीर्ण प्रभावती गुप्ता के शासनकाल के 13वें वर्ष में संरक्षित चक्रदास द्वारा किया गया था, बिल्कुल ठीक है। नोट डाउन करते ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यानी कि प्रभावती गुप्ता ने 13वें वर्ष में, ठीक है, प्रभावती गुप्ता के शासनकाल के 13वें वर्ष में संरक्षित चक्रदास द्वारा किया गया था, उसने लिखा केवल, ठीक है। चौथा, इस ताम्रपत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय को भागवत और प्रभावती गुप्ता स्वयं को परम भागवत कहा गया, यानी कि उपाधि, या वो कहती है कि मेरे जो पिता हैं उनकी उपाधि भागवत है और जो मेरी उपाधि है वो परम भागवत है, ठीक है। यानी कि मैं और वो दोनों वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। इस ताम्रपत्र में दंडूना गांव को चलान स्वामी आचार्य को सभी करों से मुक्त किए जाने का उल्लेख है, बिल्कुल ठीक है। देखो, इस ताम्रपत्र में लिखा है कि दंडूना एक गांव है, वहाँ जहाँ पर चनाल स्वामी एक पुरुष हैं, आचार्य हैं जो पढ़ाते हैं, को सभी करों से, यानी कि चाहे वो गृह कर हो, चाहे वो कोई भी टैक्स हो, ठीक है, तो उससे सभी प्रकार के करों से मुक्त कर दिया गया। इस ताम्रपत्र में प्रभावती गुप्ता को बाकाटकों का आभूषण भी कहा गया है, यानी कि इसमें लिखा गया है कि जो प्रभावती गुप्ता है वो बाकाटकों का आभूषण है।
क्योंकि देखो कहते हैं ना कि भाई जिस लड़की की शादी जहाँ होती है उसका परिवार वही होता है, ठीक है, उसका वंश वहीं चलता है फिर आगे। जी, इस ताम्रपत्र में प्रभावती गुप्ता को धारण गोत्रीय बताया गया है, ठीक है, जो उसके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का था, यानी कि इनका जो गोत्र था वो धारण था। बिल्कुल ठीक है। यह ताम्रपत्र संख्या में 2 हैं, बिल्कुल ठीक है, यानी कि पूना ताम्रपत्र फर्स्ट और सेकंड। इस ताम्रपत्र में 4 गुप्त शासकों का उल्लेख है, जिसमें 2 को महाराज व 2 को महाराजाधिकार की कहा गया है। यानी कि देखो घटोत्कच, ठीक है, इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम फर्स्ट, उसके बाद में समुद्रगुप्त और इसके पिता चंद्रगुप्त सेकंड, ये 4 महाराज भूल गए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो भाई ये भी ठीक है, तो इस हिसाब से जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है, घटोत्कच से लेकर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गलत मिलान कौन सा है। यानी कि देखो आपके एग्जाम में ऐसे भी सवाल आते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे भी सवाल आते हैं जहां आपको मिलान करना होता है, ठीक है। तो देखो पहला है कुलाल। कुलाल क्या था, कुलाल कौन था भाई? कुलाल जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकार थे, ठीक है, कुलाल, यानी कि जो कुम्हार थे उनको बोला गया है प्राचीन काल में कुलाल। रई, रई का मतलब था संपत्ति चांदी का सिक्का, रई या रे, ठीक है। पुरचरिष्णु, इसका मतलब है दुर्गों को गिराने वाला यंत्र, ठीक है। पुरचरिष्णु का मतलब था दुर्गों को गिराने वाला यंत्र। दुर्ग मतलब भाई कोई ऐसा बड़ा यंत्र था, हथियार था, जिससे दुर्गों को, जो किले वगैरह थे, उनको गिराते थे, ठीक है। उद्रर, उद्रर मतलब अनाज नापने वाला पात्र, उद्रर, बिल्कुल ठीक है। जो उद्रर था वो अनाज नापने वाला पात्र था। भाई आजकल हम कैसे नापते हैं? आजकल हम तोलते हैं, जैसे 5 किलो हो गया, 10 किलो हो गया, परंतु उस काल में दोस्तों जो पात्र थे, जो उपकरण थे, ठीक है, उसको बोला गया उद्रर। संथवी, सिथवी, ठीक है, सिथवी का मतलब था अनाज का कोठरा। देखो आजकल हम जो सरकारी गोदाम होते हैं उसमें बोरी में रखकर अनाज को रखते हैं, सेफ रखते हैं, कोल्ड स्टोर वगैरह रखते हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्टील की टंकी होती है, ठीक है, टीन की होती है, इस तरीके का, तो इस तरीके की टंकी होती है, हमारे घर में भी है टंकी, क्योंकि हम खेती करते हैं, तो लगभग 20-25 मन जो है हमारे गेहूं हो जाता है, तो हम इस तरीके से टीन की, स्टील की जो है टंकी वगैरह होती है उसमें रखते हैं, ठीक है। उसको सिंथी बोला गया है, जो अनाज का कोठरा था। इसके बाद अष्टकर्णी जुला, ये गलत है, क्योंकि देखो अष्टकर्णी का मतलब था गाय, अष्टकर्णी का मतलब था गाय, और जुलाहा को बोला गया है प्राचीन काल में तंतुबाय, ठीक है, तंतुबाय। आप जानते होंगे मंदसौर में तंतुबाय एक जो सीढ़ी थी वह तेल, मंदिरों में तेल देने का कार्य करती थी, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है और बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, असत्य खोजो।
असत्य का चयन कीजिए। ठीक है, असत्य का चयन करना है आपको। ठीक है, असत्य का चयन करना है आपको। तो देखो पहला ऑप्शन है कमारर। कमारर का मतलब होता है लोहार। लोहार मतलब लोहा को पीट कर, लोहा को पीट कर औजार बनाना। ठीक है, औजार बनाने वाला। कैबरत, नाई, ये कहता है दोस्तों क्योंकि देखो नाई, नाई का मतलब है कैबरत का मतलब क्या है? कैबरत का मतलब है कह सकते हैं केवट, इसको बोला है केवट। अब केवट आप जानते होंगे, नदी पर प्राचीन काल में नदियों में पुल नहीं होते थे, तो एक साइड में नदी के नाव वगैरह होती थी जिसमें बैठकर पार करते थे लोग। तो जब श्री राम जब वनों को जा रहे थे तो रास्ते में केवट पड़े, तो केवट जो था मतलब नदी पार करनी थी, तो नदी वाले को बुलाया तो वो केवट था। ठीक है, केवट, उसको केवट बोला गया है, केवट था वो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें नदी पार करनी है। तो केवट बोलता है कि भाई आपने जो है पत्थर को टच किया तो नारी बन गई। ऐसा ना हो कि आप मेरी नाव में बैठ जाओ और मेरे वो आपसे वो मेरी नाव स्पर्श होगी चरणों से, तो मेरी नाव नारी बन जाए, लेडीज बन जाए, तो भाई मैं नहीं बिठाऊंगा आपको। तो इस तरह का एक रामायण में वाक्य है, तो है नाव, नाव चलाने वाला। ठीक है, नाई आप जानते होंगे बाल काटने वाला, बाल काटने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत है और बाकी सब ठीक है। तक्षण बढ़ई, ठीक है, कि कई बार आ चुका है, तक्षण मतलब बढ़ई। गोजित, जन का नायक, गोजित, जन मतलब भाई जो प्राचीन काल में जन थे, फिर जनपद बने, फिर परिवार से। बीशज, वैद, यानी कि जो भीषज था वो वैद था, तो वैद बोला गया। कीनास, हल चलाने वाले, कीनास। धनव, मरुस्थल। तो भाई जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी और बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, गोपाल हरि देशमुख के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, गोपाल हरि देशमुख हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में, नोट डाउन करना, 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 78
76 में हुआ था दिल्ली दरबार, फिर 1902 में हुआ था, फिर 1912 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन, जाति एवं नस्ल संबंधित भेदभाव समाप्त करने का प्रयास किया था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और वहां पर उन्होंने खादी का प्रचार किया था उन्होंने, ठीक है। इन महाशय ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन नहीं किया था, बिल्कुल ठीक है, यानी कि विधवा पुनर्विवाह का ये खिलाफ थे। जबकि जबकि 1829 में, ठीक है, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद करवाया था, ठीक है। और 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को दोबारा स्टार्ट करने के लिए डलहौजी ने जो है उस विधेयक को लागू करवा दिया, और इससे देशमुख को बड़ी दुख हुए। उन्होंने कहा कि भाई मैं विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ हूँ, मैं चाहता हूँ कि विधवा का पुनर्विवाह कभी हो ही नहीं। चौथा, मराठी भाषा में पूना से इंदु प्रकाश और मुंबई से ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र निकाल। देखो दोस्तों, मराठी भाषा में, ठीक है, मराठी भाषा में मुंबई से इंदु प्रकाश और पूना से ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ये भी ठीक है, 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य बने थे। तो भाई जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी, और बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए, 9वां है गलत बताना है आपको, यानी गलत का चयन करना है। बहुत सिंपल सवाल है ये, बहुत सिंपल सवाल है ये। आपको लग रहा होगा कि भाई ये थोड़ा हार्ड है, मगर बहुत सिंपल है ये सवाल, ठीक है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को बनी थी, ठीक है, जिसमें शुरू में 217 साझेदार थे। यानी कि साझेदार मतलब कि 217 लोगों ने एक प्लानिंग बनाई कि चलो हम ऐसा करते हैं, एक कंपनी खड़ी करते हैं, और उस कंपनी का हर एक साल हमको कुछ अंश मिलेगा, जितनी भी बचत होगी उसमें से थोड़ा थोड़ा मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा, ठीक है। तो 217 पार्टिसिपेट, ठीक है। प्रथम गवर्नर उसका थॉमस स्मिथ था, बिल्कुल ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग है व्यापार नहीं। क्या ये ठीक है? नहीं दोस्तों, ये सवाल कई बार आ चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत में नारा था नारा था कि केवल व्यापार भूभाग नहीं, इसमें लिख रहा उल्टा, भूभाग व्यापार नहीं। और शुरुआत में नारा था केवल व्यापार भूभाग नहीं, उन्होंने कहा कि हम केवल व्यापार करने आए हैं इंडिया में, केवल व्यापार करने, भूभाग अर्जित करने नहीं आए हैं। तो दूसरा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, 1813 में जब चार्टर एक्ट आया तो कंपनी का संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले भी उसके कई नाम बदल दिए गए थे, ठीक है। चौथा, ब्रिटिश कंपनियों में
सर्वप्रथम लीवेंट कंपनी को 1593 में भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला था, बिल्कुल ठीक है। ई जेम्स लेकेस्टर 1601-3 में की यात्रा के दौरान कंपनी के कमांडर थे। उन्होंने रेड ड्रैगन, ये नोट डाउन करना, रेड ड्रैगन जहाज से यात्रा की थी। तो भाई 9वें सवाल का जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी और बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा कथन गलत है? ठीक, कौन सा कथन गलत लग रहा है आपको? तो फ्रेंड देखो कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन देखते हैं, तजक एक खगोलीय ग्रंथ है। दूसरा, तजक का फारसी अनुवाद मुकम्मल खां गुजराती ने किया, ये ठीक है दोस्तों। देखो तजक या तुजुक, तुजुक भी बोलते हैं इसको, यह एक क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है ना कि, और इसका फारसी में अनुवाद मुकम्मल खां ने किया था। दूसरा ठीक है, पहला गलत है। तीसरा, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया, बिल्कुल ठीक है। और देखो इसके जो लेखक हैं, लेखक नारायण पंडित हैं, नारायण पंडित, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, नारायण पंडित। तीसरा ठीक है। भागवत पुराण का बंगाली में मालधर बसु ने किया, बिल्कुल ठीक है, कई बार आ चुका ये भी, ठीक है। भागवत पुराण का बंगाली में अनुवाद मालधर बसु ने किया, ठीक है। भागवत पुराण का कन्नड़ में अनुवाद कुमार व्यास ने किया, बिल्कुल ठीक है। तो भाई जो गलत है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ई ऑप्शन गलत है और बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या सही है? ठीक है, क्या सही है, सही का चयन करना है आपको। सही का चयन करना है आपको, है। देखो अकबर कुशल संगीतज्ञ था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो अकबर जो था वो तानसेन, जो तानसेन था इनके दरबार में, जब वो रीवा के महाराज के यहाँ था तब वो अपनी कुटिया में कुटिया में जब संगीत बजाता था, गाता था, तब अकबर चुपके से उनको सुनता था, कहते हैं ऐसा। तो कहते हैं कि भाई अकबर भी कुशल संगीतज्ञ था, इसलिए वो चोरी छुपे तानसेन की गानों को सुनता था। तो पहला ठीक है, अकबर जो है, अकबर नक्कारा
बजाता था, बिल्कुल ठीक है। अकबर जो है वो नक्कारा बजाता था, जबकि औरंगजेब, अगर बात करें औरंगजेब की, औरंगजेब तो ये बजाता था बीड़ा, बीड़ा, ठीक है। अकबर के समय को मुगल काल के संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी कि अकबर के समय को मुगल काल का संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है, और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। तीसरा ठीक है। चौथा, औरंगजेब ने संगीत पर बैन कर दिया, यानी कि संगीत पर पाबंदी लगा दी, बिल्कुल राइट बात है, कोई भी डाउट नहीं है, इसने पाबंदी लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी, ठीक है, औरंगजेब ने। चौथा ठीक है। और देखो पाबंदी लगाने के बावजूद भी, औरंगजेब के द्वारा संगीत पर पाबंदी लगाने के बावजूद भी उसके काल में संगीत पर सबसे ज्यादा पुस्तकें या ग्रंथ लिखे गए थे। तो शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज्यादा पुस्तकें औरंगजेब के समय में लिखी गई थी। बेहतरीन सवाल है ये। तो भाई इस हिसाब से जो सही है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है, ठीक है, फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, महमूद बेगड़ा के बारे में क्या सही नहीं है। महमूद बेगड़ा गुजरात का था ये, गुजरात का शासक था ये, ठीक है, गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा। तो फ्रेंड देखो महमूद बेगड़ा, या इसको इसका दूसरा भी नाम है महमूद शाह प्रथम, या महमूद शाह प्रथम। इसका समय की बात करें, समय की, तो 1458 से लेकर 1511 गुजरात का शासक था ये, ठीक है। तो देखो गुजरात में ही उसने मुस्तफाबाद शहर की स्थापना की, मुस्तफाबाद शहर की स्थापना हुआ। उसने राजस्थान में मुस्तफाबाद शहर की स्थापना की, ये गलत है, क्योंकि राजस्थान में नहीं, इसने गुजरात में की थी, वो गुजरात में, ठीक है। इसे पेटू भी, क्योंकि इसका जो पेट था वो काफी बाहर निकला हुआ था। बारबोसा इसके बारे में कहता है कि यह जन्म से ही इतना नशा करता था कि अगर कोई मक्खी हाथ पर बैठ जाए तो फिर तुरंत फूलकर मर जाती थी। ये भी ठीक है, ठीक है, यानी कि भाई ये जो है वो इसका ही रूप है, ठीक है। और डी बार्थोमा ने कहा कि इसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि पैर तक पहुंच जाती थी। तो भाई ये भी ठीक है, जो गलत है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्या दिखा दे रहा है।
बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मेगास्थनीज, कुछ तो सिकंदर, ठीक है, सिकंदर और पोरस के आक्रमण का उल्लेख करता है, परंतु वह हेराक्लीस नहीं। यानी कि वो कहता है कि मेगास्थनीज के अनुसार पोरस की सेना ने हेराक्लीस की मूर्ति बनाकर पूजा की थी, ये उसने नहीं कहा। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं कहा उसने। कार्टियस के अनुसार सूरसेन महाजनपद के लोग हेराक्लीस के उपासक थे, ये मेगास्थनीज कहता है, दूसरा भी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। तीसरा, हेराक्लीस मतलब है दोस्तों श्री कृष्ण, बिल्कुल ठीक है, श्री कृष्ण। यानी कि वो कहता है कि मथुरा के लोग, काशी के लोग हेराक्लीस की पूजा करते थे, यानी कि श्री कृष्ण की पूजा करते थे। डायनोसिस मतलब शिवाजी, ठीक है, शिवाजी। तो भाई जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2, और बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन इसके समय के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हुई? देखो समय देख लो आप, समय क्या है इसका, 1888 से 1894। ठीक है, इसने अफगानिस्तान और भारत की सीमा रेखा का निर्धारण कराया था। ठीक है, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी? देखो एल्बर्ट बिल, ये 1882 में हुआ था, रिपन के समय में। इसका मतलब था कि एल्बर्ट बिल में ये था कि अब भारतीय जज भी, भाई भारतीय जो जज है वो भी यूरोपीय लोगों का मुकदमा फैसला कर सकता है। इसके विरोध में जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेजी लोग थे, उन्होंने आंदोलन कर दिया और वो जीत गए। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी गलत है, 1885 में हुआ था, डफरिन के समय। ठीक है, सिविल सेवाओं का इंपीरियल सेवा में वर्गीकरण, ठीक है, तो ये ठीक है, यानी कि जो सिविल सेवाओं का इंपीरियल सेवाओं में वर्गीकरण बांट दिया, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, द्वितीय कारखाना अधिनियम, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये 1891 में आया था। ठीक है, तो तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है। पांचवा, द्वितीय अफगान युद्ध, ये गलत है क्योंकि इसके बाद हुआ था ये। तो भाई जो गलत जो घटनाएं लॉर्ड लैंसडाउन के समय में घटी थी वो सिविल सेवाओं का इंपीरियल सेवा में वर्गीकरण और द्वितीय कारखाना अधिनियम। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, इनाम कमीशन गठित करने का उद्देश्य क्या था? इनाम कमीशन जागीरों की जांच करना, सेवा का पुनर्गठन करना, कृषि का वाणिज्यीकरण करना, या सैनिकों एवं समाज में व्याप्त असंतोष का पता लगाकर उसका निराकरण करना। ठीक है,
तो भाई इनाम कमीशन 1852 में डलहौजी द्वारा लागू किया गया। कहाँ पर? सबसे पहले बंबई में। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था? जागीरों की जांच करना। ठीक है, उन्होंने ऑर्डर पास कराया कि भाई सभी जागीरों की जांच की जाए। तो 35,000 जागीरों की जांच की गई। ठीक है, जागीरों की जांच की गई, जांच हुई। ठीक है, और लगभग 20,000 को जब्त कर लिया गया, जब्त कर लिया। ठीक है, तो भाई इनाम कमीशन का मतलब था जागीरों की जांच करना, और जो जागीर थोड़ी सी जिसमें डाउट होगा उसको जब्त कर दिया जाएगा, जो सही होगी उसको लागू कर दिया जाएगा। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास 7 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।